Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष हुआ। आज से आप लोग इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का पहले दिन की शुरुआत हम इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन से हम लोग करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। बात जब हम करते हैं इकोनॉमिक्स की, यानी अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र जो शब्द है इसमें दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है अर्थ और दूसरा शब्द है आप शास्त्र। अगर आप अर्थ को दूसरे अर्थों में समझें तो अर्थ का यहाँ पर मतलब होता है धन, यानी कि आप इसको अंग्रेजी में मनी कह सकते हैं, और शास्त्र को आप कह सकते हो सिद्धांत। यानी एक तरह से आप सिद्धांत को आप फिलॉसफी भी कह सकते हो। फिलॉसफी यानी कि एक प्रकार से आप अगर यहाँ पे अर्थशास्त्र का मतलब समझना चाहो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह से मनी का फिलॉसफी है कि आप यहाँ पे मनी का फिलॉसफी आपको अर्थशास्त्र से पढ़ना होता है। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था जो कि हमारा टॉपिक यही है, इकोनॉमी, जिसको आप क्या कहते हैं, इकोनॉमी। और वहाँ पे अर्थशास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, बात करते हैं अर्थव्यवस्था। तो फिर यहाँ पर दोबारा आप ये वही समझेंगे, अर्थ का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, मनी, और व्यवस्था का जो मतलब होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, सिस्टम होता है। यानी कि जो आप मनी है, आप उसको किस सिस्टम के तहत आप लोगों को बांटे हैं, यानी कि इस सिस्टम में कौन पार्टिसिपेट करेगा, पब्लिक, यानी कि नागरिक। क्योंकि ये जो मनी है फाइनली आप किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, सिस्टम के बीच। यानी कि आप अर्थव्यवस्था का मतलब आप ये कह सकते हो कि हम नागरिक के बीच, आप मनी को दूसरे सेंस में भी आप समझ सकते हो, मनी को आप संसाधन के रूप में भी आप समझ सकते हो। यानी कि आखिर यानी हमें ये समझना है कि नागरिक, हम बात यहाँ पे ध्यान रखें कि हम नागरिक की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति और नागरिक में फ़र्क होता है। ठीक है, हम कभी और क्लास में किसी दूसरे क्लास में जिक्र करेंगे कि एक व्यक्ति और एक नागरिक में क्या मूलभूत अंतर होता है। ये पॉलिटी का सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप उसको बेसिक लेवल पे आप समझो कि जो सिटीजन होते हैं, सिटीजन को सारे संवैधानिक अधिकार होते हैं, कई सारे अधिकार जो सिटीजन को ही केवल मिलते हैं, जबकि व्यक्ति को बहुत सारे अधिकार हैं जो व्यक्ति को बिल्कुल नहीं मिलते हैं। जैसे हो सकता है कि किसी दूसरे देश का व्यक्ति हमारे यहाँ अगर आते हैं तो केवल एक व्यक्ति का अधिकार रखता है, ना कि वो यहाँ का सिटीज़न कहलाता है। यहाँ पे सिटीजन कहलाने का मतलब ये हो जाएगा कि आप उनको प्रॉपर तरीके से वोटिंग राइट दोगे, प्रॉपर्टीज़ खरीदने का अधिकार दोगे, मतलब कई सारे आपको अधिकार देने पड़ेंगे। यानी कि वो व्यक्ति यहाँ के संवैधानिक अधिकार में अपनी हिस्सेदारी मांग सकता है। हालांकि संविधान में ऐसे कई सारे अनुच्छेद हैं जहाँ पे व्यक्ति को भी कई प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं। तो हम बात करते हैं नागरिक और नागरिकों के बीच संसाधन का आवंटन। तो नागरिक और संसाधन की बात करते हैं, रिसोर्स। एक्चुअली संसाधनों का हम क्या करते हैं, नागरिकों को आवंटन करते हैं, इसका आवंटन करते हैं। और आवंटन करने से होता क्या है, अगर हम संसाधनों का आवंटन करते हैं तो उस आवंटन से क्या होता है, उनका कल्याण होता है। यानी कि इसके वजह से इनका क्या होता है, कल्याण होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में आप समझें, जैसे हम बात करते हैं कि जैसे भूमि भी एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। अगर ये भूमि एप्पल कंपनी को दे दी जाए तो ये क्या करेगा, ये वहाँ पे अपना प्लांट लगाएगा। जैसे आप हाल फिलहाल आप जान सकते हैं कि बेंगलुरु में
एप्पल का नया प्लांट लग चुका है। तो जब तक किसी कंपनी को आप भूमि या फिर संसाधन आप नहीं देंगे तो वो उत्पादन नहीं कर पाएगा। इसलिए एप्पल जैसी कंपनी को, या फिर कोई भी कंपनी हो, एप्पल हो या फिर टाटा हो, आप एप्पल के जगह पे आप टाटा भी कर सकते हैं, या फिर कोई अदर कंपनी आप जैसे पेप्सी ही कह लीजिए। कई सारे जो कंपनी हैं सभी को उत्पादन करने के लिए आखिरकार ये एप्पल कंपनी हो या फिर टाटा कंपनी हो या फिर ये पेप्सी कंपनी हो, सभी का फाइनली गोल क्या है? गोल है प्रोडक्शन करना, और प्रोडक्शन करके उनसे प्रॉफिट कमाना। हर कंपनी का प्रॉफिट कमाना अपना मकसद होता है। तो ये प्रॉफिट तभी कमा पाएगा जब उनको ये लैंड नाम का रिसोर्स इनके पास अवेलेबल होगा। बिना लैंड नाम के रिसोर्स के ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यानी इनको लैंड तो चाहिए ही चाहिए। अब बात करते हैं कि हमारे साथ अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, चूँकि हम जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी आप अगर इंडिया के बारे में आप अगर बात करोगे तो इंडिया हमारा एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तो हमारे पास यहाँ पे पर कैपिटा इनकम डेवलप्ड कंट्री की तुलना में कम है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास रिसोर्स नहीं उतने, और रिसोर्स हैं भी जो थोड़ा बहुत, उनका हम सही तरीके से आवंटन नहीं कर पाए हैं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा मामला है। रिसोर्स कभी कभी कम भी होता है, लेकिन अगर आप रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप सही तरीके से करते हो तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है यहाँ के पब्लिक को। तो इंडियन इकोनॉमी के साथ मेनली प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे यहाँ संसाधनों का अभाव है। संसाधनों का अभाव है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा, यहाँ पर जो भी संसाधन है उनका आवंटन जो है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, वो उचित तरीके से नहीं किया गया है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का दो सबसे प्रमुख चुनौतियों में से हमेशा से रहा है। यहाँ पे संसाधनों का अभाव रहा है, और यहाँ पर आप जो भी संसाधन है, हालांकि हम ये नहीं कहते कि हमारे पास संसाधन बिल्कुल भी नहीं है, संसाधन जो भी हैं, लेकिन उनका भी आवंटन जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही तरीके से नहीं किया जा सका है। ये कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप गौर करना कि हमारे पास संसाधन कम है, ये बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो भी संसाधन है उसका भी सही से बंटवारा नहीं किया गया। इसके वजह से क्या होने चला कि कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है और कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है। इसको आप इकोनॉमिकल आप गैप भी आप कह सकते हो, इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन भी आप कह सकते हो। आर्थिक रूप से विभेद है, जो कि हमारे अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है। अगर हम अगले टॉपिक की बात करें, जो अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जो संसाधन है उसके कौन कौन से कारक हैं, यानी उत्पादन के संसाधन, यानी कि उत्पादन के संसाधन। देखो, किसी भी संसाधन से आप क्या करना चाहोगे? फाइनली प्रोडक्शन करना चाहोगे, उत्पादन करना चाहोगे। तो और ये भी हमको मालूम होना चाहिए कि उत्पादन केवल दो ही चीज़ों का हो सकता है। प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन यानी उत्पादन, यानी कि उत्पादन दो ही चीज़ का होता है, या तो वस्तु का होगा या फिर सेवा का होता है। लेकिन इस वस्तु और सेवा का उत्पादन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कारक होना चाहिए, यानी कि बहुत सारे फैक्टर हमारे पास मौजूद होना चाहिए। बिना संसाधन के आप किसी वस्तु या सेवा का आप उत्पादन नहीं कर सकते हो। तो उत्पादन के संसाधन कौन कौन है हम लोग जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो हम लोग उत्पादन के संसाधन में सबसे पहले होता है भूमि, दूसरा होता है श्रम, तीसरा हमें क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, और चौथा हमें चाहिए
जो कि रिस्क लेने की क्षमता आप जिसको कहते हो, यानी कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, उद्यमशीलता आप कह लो, उद्यमशीलता ये हमारे अंदर नहीं, यानी कि जोखिम लेने की क्षमता आप कह सकते हो। उद्यमशीलता एक आप गुण कह सकते हो किसी व्यक्ति का, क्योंकि हर एक व्यक्ति व्यापार बिल्कुल नहीं कर सकता, हर एक व्यक्ति उत्पादन में अपना योगदान सही तरीके से दे सके, ऐसा भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं। यानी कि उद्यमशीलता होने के लिए हमारे अंदर जोखिम लेने की, यानी कि हमारे अंदर रिस्क लेने की कितनी क्षमता है। और ये बात सच है कि जिसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है वही व्यक्ति प्रॉफिट लाइफ में कमा सकता है। आप चाहे पढ़ाई का क्षेत्र देख लो या फिर आप किसी भी सेक्टर की अब बात करो, किसी भी सेक्टर में वही लोग आज भी सफल हैं जिनके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी है। आप सोच के देखो, अगर एप्पल कंपनी की जब हम बात करते हैं तो अगर स्टीव जॉब्स रिस्क नहीं लेते तो आज शायद एप्पल कंपनी इतना बड़ा कभी नहीं बन पाता। यानी कि उद्यमशीलता का मतलब अगर हम ओवरऑल समझें, इसका मतलब हो गया रिस्क लेने की क्षमता, रिस्क लेने की क्षमता आप कह सकते हो। अच्छा, अगर भूमि अगर संसाधन है, भूमि क्या है, एक प्रकार का संसाधन है, तो उस भूमि से क्या हमें फ़ायदा मिलेगा। अगर हम किसी को अपना ज़मीन देते हैं, उस ज़मीन के बदले हमें क्या मिल सकता है, हमें रेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। आप यानी कि रेंट कह लो या फिर आप लगान कह लो, आपको वो मिला, यानी कि आपको किराया मिलेगा। आप जब किसी को अपना ज़मीन देते हो दुकान के लिए या फिर किसी और काम के पर्पज़ से आप अगर देते हो, तो आपको वो क्या, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, किराया मिलेगा। या फिर आप ही अगर किसी से ज़मीन लेते हो तो आपको उसके बदले में किराया चुकाना पड़ता है। यानी कि ये भी एक प्रकार का क्या है, संसाधन। अगर हमारे पास भूमि है तो भूमि के बदले लगान और या फिर किराया, दोनों में से कोई हमें मिलते रहेगा। यानी कि भूमि एक प्रकार का संसाधन है, और संसाधन है तो इसका उत्पादन है, तो ये क्या उत्पादन कर रहा है, इसके बदले हमें, भूमि के बदले हमें किराया मिल रहा है। श्रम के बदले हमें क्या मिलता है, श्रम के बदले में हमें मजदूरी मिलती है। श्रम के बदले क्या मिलती है, हमें मजदूरी मिलती है। मान लो कि हम किसी कंपनी के लिए अपना श्रम दे रहे हैं, अपना सर्विस बेच रहे हैं, सेवा बेच रहे हैं। अगर हम श्रम कर रहे हैं तो बदले में हमें क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। आप मजदूरी को आप सैलरी कह लो, बदले में हमें क्या मिलेगा, सैलरी। आप अगर दूसरे एंगल से सोचो, अगर हम खुद एक कंपनी के मालिक हैं और हमारे अंदर में कोई श्रमिक काम कर रहे हैं, तो हमें बदले में क्या देना पड़ेगा, मजदूरी देना पड़ेगा, यानी कि हमें सैलरी देना पड़ेगा। अब बात करते हैं पूंजी का। पूंजी यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग कैपिटल कहते हैं, कैपिटल। तो पूंजी भी दो प्रकार का हो सकता है। या तो आपके पास जो पैसा है, जो मनी है, जो कैश करेंसी आप जिसको कहते हैं, कैश में भी हो सकता है वो, या फिर वो किसी और फॉर्म में भी हो सकता है, मनी। तो मनी भी एक प्रकार का क्या है, पूंजी है। आपके पास मनी के अलावा अगर कोई टेक्नोलॉजी है, यानी कोई तकनीक है, जैसे मशीनरी पार्ट आप कह लो, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, पूंजी। जैसे एक साइबर कैफ़े की अगर आप बात करो, तो साइबर कैफ़े के पास क्या है, जो कंप्यूटर सिस्टम जो उसके पास लगा होता है, वो एक प्रकार का क्या है, उसके लिए पूंजी है, क्योंकि वो उसी से अपना बेनिफिट कमा रहा है, उसी से अपना बेनिफिट उनको मिल पा रहा है। और उद्यमशीलता अगर आपके अंदर है तो नो डाउट कि आपके अंदर आप क्या करोगे, प्रॉफिट आप कमाओगे। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि उत्पादन के संसाधन में भूमि हमारा क्या है, एक संसाधन है भूमि। दूसरा संसाधन क्या है, श्रम। पूंजी भी एक प्रकार का संसाधन है और उद्यमशीलता भी एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। और इनसे क्या उत्पादन होता है, अगर हम बात करें भूमि से, तो भूमि से हमें क्या मिलता है, किराया मिलता है। श्रम से हमें क्या मिलता है, श्रम के बदले हमें क्या मिलता है, मजदूरी मिलती है। और पूंजी के रूप में हमें क्या क्या चाहिए होता है, पूंजी के लिए हमें मनी चाहिए होता है, टेक्नोलॉजी चाहिए होता है। ये दोनों चीज़ हमें पूंजी के लिए चाहिए होता है, और रिस्क तो चाहिए ही चाहिए। आप बिना रिस्क के लिए आप इनका दोहन नहीं कर पाओगे। आपके अंदर रिस्क लेने की अगर क्षमता नहीं है तो आपके लिए फिर ज़मीन, भूमि का या फिर श्रम का या फिर पूंजी का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। यानी कि अगर आप एक कंपनी के दृष्टिकोण से अगर आप सोचो, एक फैक्ट्री जो लगाते हैं उनके नज़र से आप अगर देखो, एक उद्यमी के नज़र से आप अगर देखो, तो उनको किन किन चीज़ों पे खर्च करना पड़ता है। भूमि के लिए उनको रेंट चुकाना पड़ता है, श्रम के बदले उनको मजदूरी चुकाना पड़ता है, और पूंजी के लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है।
और उद्यमशीलता हमको वो तो उनके अंदर होता ही है, और उद्यमशीलता ना होता तो फिर ये इनका यूज़ ही नहीं पड़ता उनके लिए। यानी कि अगर उनको उत्पादन करना है तो उनके लिए ये चारों चीज़ ज़रूरी होता है। सिर्फ फैक्ट्री को ही नहीं, बाकी किसी को भी, एक सरकार को भी अगर जैसे एक सरकारी कंपनी है तो सरकारी कंपनी हो फिर प्राइवेट कंपनी हो, कंपनी चाहे जैसा भी हो, ये चारों चीज़ जब तक नहीं होगा हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करते हैं पार्ले कंपनी की बात करते हैं, जो कि बिस्किट की वैसे तो बिस्किट के अलावा बहुत सारे प्रोडक्शन भी वो करती है, बहुत सारी चीज़ आती है पार्ले की। तो पार्ले जी कंपनी जब वो पहली बार जब अपना कंपनी स्टैब्लिश कर रही होगी तो उनको क्या चाहिए होगा, भूमि चाहिए होगा। तो भूमि उनको यहाँ की सरकार अवेलेबल करा दिया होगा। और भूमि के अलावा और क्या चाहिए होगा, उनको काम करने के लिए क्या चाहिए होगा, मजदूर भी चाहिए होगा, तो मजदूरी भी देना पड़ा होगा उनको। फिर पूंजी के लिए उनके पास पैसे होने चाहिए थे, उनके पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए, क्योंकि वो आटे और चीनी वगैरह को और कई सारी चीज़ों को कंपोजिशन को मिला के वो बिस्किट तैयार कर लिया होंगे, और रिस्क लेने की क्षमता तो होगा ही उनके अंदर। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा। थैंक यू।